बढ़ के करीब 32 रुपए के आसपास। नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल मार्केट से कमजोर संकेत, एशिया पर दबाव, एसजीएक्स निफ्टी करीब 100 पॉइंट नीचे। उधर बॉन्ड यील्ड्स में उछाल से अमेरिकी बाजारों की तेजी पर लगा ब्रेक। कल गिरकर बंद हुए थे डाउ और नैस्डैक। 3 महीने से लेकर 30 साल की बॉन्ड यील्ड 4% के ऊपर पहुंची। रुपए की चाल पर भी आज होगी बाजार की नजर। कल डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ था रुपया। $1 का भाव 83 के पार। इस महीने रुपया 2%, तो इस साल 12% टूटा। अनुमान से अच्छे रहे इंडसइंड बैंक के नतीजे। ब्याज आय में 17.5% का उछाल, 10 तिमाहियों में सबसे बेहतरीन आंकड़े। 55% बड़ा मुनाफा। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी 9 तिमाहियों की ऊंचाई पर। हैवेल्स के दूसरी तिमाही में कमजोर नतीजे। मुनाफा 38% लुढ़का, मार्जिन्स भी हुए आधे। इधर नवीन फ्लोरिन की भी उम्मीद से कमजोर प्रदर्शन। आईटीसी, एशियन पेंट्स, टाटा कंज्यूमर समेत निफ्टी की 5 कंपनियों के नतीजे आज। 18% बढ़ सकता है आईटीसी का मुनाफा, मार्जिन्स पर भी सुधार संभव। वहीं एशियन पेंट्स के प्रॉफिट्स में 78% की ग्रोथ मुमकिन, मार्जिन्स में 5% से ज्यादा का उछाल संभव। और आज एक्सिस बैंक और बजाज फाइनेंस के नतीजों का भी रहेगा इंतजार। 38% बढ़ सकता है एक्सिस बैंक का मुनाफा, नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी सुधार संभव। वहीं 73% से ज्यादा बढ़ सकता है बजाज फाइनेंस का प्रॉफिट। चले भाई, गुरुवार का दिन। ये हफ्ता लंबा है, आज फ्राइडे होना चाहिए था लॉजिकली, जबकि मुझे तो कल से लग रहा था कि आज। मुझे भी कभी कभी हफ्ते में क्या होता है, कैलकुलेशन दिमाग में गलत बैठ जाता है कि आज मंगलवार है, या एक दिन पहले का कैलकुलेशन बैठ जाता है, वो हफ्ता उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो खैर, वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी की हम लोग करेंगे आज तैयारी। और आज से ये जो कुछ रिजल्ट्स प्रोड्यूसर साहब ने बढ़िया तरीके से हेडलाइन में मेंशन कर दिए हैं। दरअसल इस हफ्ते अब वो रिजल्ट सीजन तूल पकड़ रहा है। कल 3 निफ्टी की कंपनीज आई थी, जिसमें इंडसइंड बैंक के नंबर्स पे तो आज रिएक्ट कर रहे होंगे हम। 5 और निफ्टी की कंपनीज के नंबर्स, खैर वो सब डिटेल्स आगे लेकर आऊंगा। तो रिजल्ट सीजन और तूल पकड़ता हुआ इस बीच एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि एक्सपायरी के दिन आधे से 2/3% के दबाव के साथ शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। और दबाव इसीलिए क्योंकि कल वैसे हमारे बाजार में भी तेजी पर ब्रेक लग ही गया था। वो तो हम फाइनली ग्रीन में बंद हुए, लेकिन ऊपरी स्तरों से 17,600 प्लस के लेवल से ठंडे होकर कामकाज की समाप्ति हुई थी। ऐसे यूएस में हुआ। 2 दिनों की ताबड़तोड़ तेजी के बाद यूएस पे भी तेजी में एक ब्रेक लगता हुआ कल के सेशन में नजर आया। वो कल का सेशन आपकी स्क्रीन पर, तीनों बेंचमार्क्स इन रेड, 1/3 से 3/4% के दबाव के साथ वहां पे कामकाज उठापटक के बीच ट्रेड हुआ था। और दिन की जो डाउ की ट्रेडिंग रेंज थी, वो इंटरनेट चार्ट स्क्रीन पर आएंगे, तो उसके मिड पॉइंट पर 1/3% दबाव के साथ अमेरिकी बाजार बंद हुए। और जरा तब और अब आज लेकर आइएगा। आज सुबह के फ्यूचर्स और दबाव दिखा रहे हैं। 1/4% डाउ है, तो 1% तक नैस्डैक गिर रहा है, क्योंकि टेस्ला के नंबर्स बाजार बंद होने के बाद आए खराब नंबर्स हैं, तो उस पर रिएक्शन चल रहा है और मूड थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग का ही गया है। तो हमने कहां छोड़ा था, कहां खड़ा है डाउ आपकी स्क्रीन से, वो 200 पॉइंट का डिफरेंशियल है जो एसजीएक्स निफ्टी पचाने की कोशिश कर रहा है ऊपर। हम जब कल बंद हो रहे थे, तब उस समय ये यूएस के बाजार शेड ऑफ ग्रीन था। वो फ्यूचर्स कल 3:30 बजे 1/4 से आधे % मजबूत थे। उस मजबूती के सामने कल के सेशन में दबाव, उसके ऊपर आज फ्यूचर्स प्रेशर में कामकाज करते हुए आपको नजर आएंगे। इस प्लेट को फ्लिप करिएगा और थोड़ा सा वो मूड बिगाड़ने वाला वो यूएस की बॉन्ड यील्ड्स, प्रोड्यूसर साहब ने बता दिया कोई भी बेंचमार्क उठाइए उतनी दिक्कत है। 10 साल ग्लोबली बेंचमार्क है, तो वो आपकी स्क्रीन पर, वो भी देखिए कैसा ओवरनाइट ट्रेड में उछक गया। डॉलर इंडेक्स 112.9 प्रोड्यूसर आपने इज्जत देने के लिए रख दिया है, लेकिन दरअसल 113। ओवरनाइट 50 बेसिस पॉइंट्स का वहां उछाल, ऊपर से कच्चा तेल भी उछलता हुआ। यह है सेटअप आज का, जिस पर हमें करना है एक्सपायरी के दिन रिएक्ट।
नीरज जी बगल में बैठे हैं, ग्लोबली मूड मॉल है कैसा, इनसे जानेंगे और फिर वीरू से जानेंगे कैसे आज निफ्टी बैंक पे स्ट्रेटेजाइज करना है। हमने बहुत अच्छे मूव्स इस वीकली साइकिल में ऑलरेडी एंजॉय कर रखे हैं। फ्राइडे से लेकर कल तक की ट्रेडिंग सेशन में बहुत बढ़िया इंचअप करा है भारतीय बाजार। तो अब एक्सपायरी के दिन क्या कुछ प्रॉफिट टेकिंग का मूड, कंट्रोल्स, पोजिशनिंग कैसी है बाजार के दिग्गज प्लेयर्स की, वीरू से समझेंगे। और आजकल आप लोग सुबह सुबह बातचीत कर रहे हैं क्या आपस में? हम और वीरू हाँ करते रहते हैं। बड़े मैच कर रहे हैं दोनों के। नहीं, अब एक बार जरा फुल तीनों विंडो दिखाइए। आप बहुत दुबले लग रहे हैं। मैं हूं दुबला ही, आपको ऐसा आप बहुत लग रहे हैं मतलब? नहीं, ये देखिए, आप बिल्कुल एकदम बीच में दुबले हो। मैं सबसे मोटा हूं वीरू। मैं पतला ही हूं हमेशा से, थोड़ा सा बीच में नहीं, एवरेज कैमरे आ जाता कमाल है। भैया, हमको भी दुबला करो यार। वो आपको याद होगा एक जमाने में क्रिकेट मैच होता था तो आजकल वो बड़ा वीडियो चलन दिखा रहे हैं सब लोग धीरे धीरे। तो ऐसा कुछ गलत दिखता है आपको तो सिर्फ हमारा कैमरा क्वालिटी खराब है। फ्रेम बना है। मूड कैसा है? मूड मैंने थोड़ा लाइट करने की कोशिश की क्योंकि आगे ये मूड दिवाली से पहले वीरू खास क्यों रहे भाई? ना भैया कुछ नहीं हो सकता, आप ध्यान मत देना इनकी खांसी पे। आप कहानी सुनाओ। हमने सुना ही नहीं। मैं तो घर से ये सोच के आया, ऑडियो ही गिरा दिया था। देखो मैं तो घर से वीरू सोच कुछ कह रहे हैं। हाँ, मैं घर से सोच के आया हूँ कि आज शुक्रवार है, क्या करूँ, सबके कल क्या साथ करना ऐसी पड़ेगा, ट्रेजेडी समझ में नहीं आ रहा। खाली सोचा है आपने, थैंक गॉड। अच्छा, मूड थोड़ा सा हम लोगों ने हंस लिया तो इसलिए लाइट हो रहा है। अदरवाइज 3 महीने से 30 साल तक की बॉन्ड यील्ड 4% के ऊपर है यूएस में। सीधा इसका मतलब होता है कि आगे आपके लिए ब्याज दरों का संकट बड़ा है। और बुलार्ड साहब ने अपनी आदत के मुताबिक, या फिर वो सेफ्टी की तरफ, बॉन्ड की तरफ, इक्विटी से पैसा जा रहा है, पैसा उधर जाएगा ही जाएगा। तो आप उसको कंट्रोल करने के लिए आपको सीधे मतलब ये है कि फिर ब्याज दरें बढ़ के आएंगी। कल बहुत ही इंटरेस्टिंग जंक्चर पे मार्केट खड़ा था। एक समय रेड भी हो गया था, काफ़ी वोलेटाइल हुआ, तो ऊपर से एकदम से गिरा नीचे, फिर नीचे से थोड़ा सा रिकवर हुआ और थोड़ा सा पॉजिटिव जाके बंद हुआ। उतना ज़्यादा नहीं जाके जैसा लग रहा था कल, मतलब बॉन्ड यील्ड देख के ऐसा लगा था एकदम लालो लाल हो जाएंगे मार्केट, लेकिन वैसा हुआ नहीं। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट था। लेकिन जिस तरह की बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है, आपकी इंडियन करेंसी देखिए, डॉलर की इतनी मजबूती देखिए, ये आगे चिंता बढ़ाती है कि इकोनॉमिक फंडामेंटल ठीक नहीं है और ये रैली कैसे सस्टेन करेगी। मतलब ये तो ना कि एकदम तलवार खींची हुई है दोनों साइड में, सस्टेन करना मुश्किल है। बाकी फिर वो एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ गया बाइडेन वाला कि 15 मिलियन तेल और छोड़ दिया हमने उस पर। और वो जो कल आपने बताया था उसका बस छोड़ दिया, उसका फॉलो अप है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट कल हो गया, तो अपने को पहले से मालूम था। यूके में आप देखिए एकदम राजनीतिक भूचाल मचा हुआ, 2 मंत्रियों ने और इस्तीफा दे दिया है। क्यों भाई? वहाँ पे लिस्ट ट्रस्ट से खुश नहीं है इसीलिए। लिस्ट ट्रस्ट के खिलाफ झंझट चल रहा है, उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि आप इस्तीफा दीजिए। पर लोगों ने मुझे ओनर्स रिस्पांसिबिलिटी है, मैं हाँ, वो कह रहे हैं आई एम फाइटर नॉट क्विटर। फाइट करते करते यूके, तो फाइट करते करते 4 मंत्री निकल लिए और प्रेशर बना हुआ है। तो वहाँ की राजनीतिक उठापटक का असर आपको वहाँ की पॉलिसीज़ पे 31 अक्टूबर को वहाँ पे फिर से इकोनॉमिक पॉलिसी पेश की जाएगी जो अभी वापस ली गई थी। तो उसकी वजह से बड़ा वहाँ पे सरदर्द है कि बॉन्ड यील्ड वहाँ की वजह से भी इम्पैक्टेड हो रही हैं। तो कुल मिला के अगर आप इसको एक लाइन में पिरोए तो सेंटिमेंट तो ख़राब है, नेगेटिव है, और ख़ास तौर पे करेंसी और बॉन्ड वाले पॉइंट पे। इसलिए मुझे लग रहा है कि अपने भारतीय बाज़ारों के लिए जो रुपया आज खुलेगा ना, उस पर नज़र रखिएगा। 83 पार कर दिया। अरे भाई साहब, कल का इंटरडे चार्ट रुपए का लेकर आइए। गजब का भागा था ना, एक बड़ा सा गया था भैया, 2:30 बजे के आसपास आंख लग गई थी रुपये में। 83 पर वो क्लोज, रिकॉर्ड लोज पे रुपया। पर वो रिकॉर्ड लोज पे रुपये जाने से पहले ही हम लोग तो ठंडे पड़ने शुरू हो गए थे। वो यूएस के फ्यूचर शायद गड़बड़ाने शुरू हो गए थे। फ्यूचर्स, हाँ, फ्यूचर्स में इंडिकेशन आ गया था। दूसरा क्या है कि देखिए ओएमसीज की तरफ से बहुत डॉलर डिमांड है, गोल्ड इंपोर्टर्स। वो तो आरबीआई ने कहा था ना ओएमसीज अपनी हमारी विंडो से करें, बाजार पे मत उतरें। आरबीआई ने कहा था कि जो $9 बिलियन की उनकी क्रेडिट लाइन है उसी का इस्तेमाल करें, ओपन मार्केट से ना खरीदें। वो एग्जॉस्ट हो गई। सजेशन था ये। अरे कैसे मान लेंगे, आपको चाहिए। कल यही निकल के आया कि ओएमसीज की बाइंग थी, ओएमसीज की और गोल्ड इंपोर्टर्स की थी। यूएई ने कहा है कि हम लोकल करेंसी में कोई ट्रेड नहीं करेंगे, हमको डॉलर ही चाहिए। तो फिर बहुत जगहों पे ऐसा उम्मीद थी शायद लोकल करेंसी में ट्रेड हो जाए, नहीं हो रहा है अभी। तो डिमांड बढ़ी हुई है, तो इसलिए करेंसी हमारे लिए आज मेरी नज़र सिर्फ उसी रुपया डॉलर पे रहेगी, बाकी सब ठीक है। कल गजब का वो इंटरडे चार्ट देखने लायक था। वो पूरा कंसोलिडेशन, शांत रुपया, कई दिनों से वो 82-30 के आसपास के जोन्स पे कंसोलिडेट कर रहा था।
डिफेंड कर रहा था उन जोन्स को, अचानक से वो प्रेशर माउंट 83 के पार। एक बात और बताते हैं आपको, चलते थे हम लोग, कभी आगे एक्सप्लेन करेंगे। एक रसल नेपियर करके बहुत बड़े इकोनॉमिक हिस्टोरियन है। हाँ, सुना नाम है। हाँ, इकोनॉमी का इतिहास लिखते हैं वो। उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान जो फ्री मार्केट होता था ना, अब वो ख़त्म हो गया। अब वो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड मार्केट हो गया है। सरकार बताती कितनी नोट प्रिंट होनी है। पहले तो मार्केट की डिमांड सप्लाई पे, प्रोडक्शन पे, जीडीपी पे नोटें तय होती थी। अब सरकारें तय कर रही हैं, क्योंकि इतना पैसा सरकारों ने झोंका, तो कंट्रोल बदल गया है। इस वजह से भी थोड़ी दिक्कत हो रही है। ये एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है, इसलिए महंगाई को नीचे लाने में थोड़ी मुश्किल है। मार्केट ड्रिवन नहीं है फोर्सेस, इंटरवेंशन के गवर्नमेंट ड्रिवन है। इसका ये मतलब नहीं कि डिक्टेटरशिप या सरकारें इसलिए कंट्रोल होना थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि स्ट्रक्चरल चेंज गवर्नमेंट ने। अभी देखिए यूके में क्या हो रहा है कि हमको महंगाई भी कंट्रोल। बाइडेन साहब ने क्या किया, तेल सस्ता करना है तो आपने स्ट्रेटेजी रिजर्व से छोड़ दिया, कल को आप फिर खरीदेंगे उसी के लिए। तो ये जो गवर्नमेंट ड्रिवन इलेक्शन जीतने की खरीदेंगे ना तो चलता है। नहीं, अब इलेक्शन जीतने के बाद खरीद लेंगे, क्या है, 9 फिर तारीख कौन पूछेगा। 9 तारीख को है। 9 तारीख को है ये। चलते चलते आपने चलते चलते कहा, मैंने सुना स्टॉक न्यूज आप ही को करना है भाई। कहाँ चलते चलते? हाँ, आप तैयारी करो। मैं वीरू के पास जा रहा हूँ भाई। वीरू बहुत बढ़िया मोमेंटम एंजॉय करा, 17,600 के पार भी गए, उसके बाद थोड़ा सा कूल ऑफ हुए और आज थोड़ा सा एक्सपायरी के दिन सेटअप गड़बड़ाता हुआ हमने उस मोमेंटम को, उस रैली को बहुत बढ़िया तरीके से चेंज करा, अलग अलग ऑप्शंस के थ्रू चेंज करा। अब क्या करना है? जी देखिए आशीष, गुड मॉर्निंग नीरज जी। देखिए आशीष, कल रूपी का वो हॉरर शो स्टार्ट हो उससे पहले आप करीब करीब 17,610 616 की ट्रेजेक्टरी को छू के आ चुके थे। परसों भी जब डेटा बहुत स्ट्रांग था, एक चीज क्लियरली विजिबल थी आशीष, कि 17,600 पे 700 पे कॉल राइटर्स बैठे थे। तो मेरे मुताबिक कल इस हॉरर शो के शुरू होने से पहले अंडर द लीडरशिप ऑफ रिलायंस, निफ्टी ने इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट का जो एक लॉजिकल टारगेट था वो मेट कर लिया था। हाँ, उसके बाद जिस तरीके से रुपी ने बिहेव किया, उसने कॉल राइटर्स को और कन्विक्शन दिया और वो कॉल राइटर्स जो कि 17,600 पे प्लेस थे वो उठ के नीचे आ गए, खिसक के 17,500 पे। कल रिलायंस ने, अगर आप देखें, इस स्विंग को मेंटेन किया और एचडीएफसी ने। आज कैसे अप्रोच करें? देखिए आज के दिन यकीनन, जैसे कि नीरज जी ने कहा, कि इट्स फॉरेक्स जो कि डिसाइड करेगा बाजार का मूड कैसा रहेगा, स्विंग कैसा रहेगा। लेकिन कुल मिला के याद रखिएगा, ये पूरा का पूरा मूव शुरू हुआ था 351 से 325 से। वो था 23 सितंबर की कैंडल का क्लोज और लो, और कल का हाईएस्ट क्लस्टर था 23 सितंबर की कैंडल का हाई। तो हम इस कैंडल के अंदर ही ट्रेड करें तो अच्छा है, अदरवाइज हमारा स्ट्रक्चर खराब होगा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि इंस्टीट्यूशनल अप्रोच थोड़ी सी आज फीकी नजर आ रही है और एफआईज ने कल करीब करीब 453 करोड़ रुपए की सेलिंग करी। डीआईएस का बाइंग का मोमेंटम जारी है, लेकिन एफआईज ने थोड़ा सा अगर आप देखें शॉर्ट ओपन किया, करीब 4,000 कॉन्ट्रैक्ट। स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग कम थी और उनका ऑप्शंस का डेटा आशीष क्लियरली एक रेंज बाउंड मार्केट रिफ्लेक्ट कर रहा है। कैसे? 55,000 कॉल लॉन्ग, उसके अगेंस्ट 70,000 कॉल शॉर्ट, रेस्ट्रिक्टेड अपसाइड। नीचे अगर आप देखें 1 लाख पुट लॉन्ग, उसके अगेंस्ट लगभग 31,000 पुट शॉर्ट। आप कॉल राइटर्स को देखिए, जिस कॉल राइटर्स की मैं जिक्र कर रहा हूं, पिरामिड्स लेके आइए स्क्रीन पे, 17,800, 17,600, और जो कॉल राइटर 17,600 पे था उसने कल ओवरटेक कर लिया 17,500 के पुट राइटर के कन्वर्शन को। देखिए एक बार पिरामिड्स को आशीष, कैसे 17,500 का जो कॉल राइटर है, जो नियरेस्ट ब्लू कैंडल है, वो ओवरटेक कर गई 17,500 के पुट राइटर को। ये कल बिल्कुल इनवर्स था और 17,600 पे बड़ा कॉल राइटर। सो एज पर दीज स्टैट्स आप बेस्ट दिख चुके हैं, बट करें क्या? आशीष, मेरी अप्रोच तब तक ये रहेगी, मतलब देखिए ये कल भी कहा था और आज भी कहा था, 351 और ये क्रिटिकल पॉइंट है। 351 जहां से हमारी ये तेजी पूरी स्टार्ट हुई थी, जब तक वो कोलैप्स नहीं होगी शॉर्टिंग थॉट नहीं लेके आएंगे। सो 421 371, 421 371 बेस 1, जब तक ये वॉलेट नहीं हो रहा है तब तक जहन में चीज यही रहेगी कि हमको डिप्स को बाय करना है। बट उस डिप को बाय करने से पहले वी नीड ड्यूरिंग द डे, जिसे कहते हैं कंसोलेशन ड्यूरिंग द डे, वो जरूर होना चाहिए। और नो शॉर्टिंग थॉट्स टिल बेस 2 इज वॉलेटेड। क्या है ये? 341, वही जोन जिस कैंडल में हम एंटर कर गए थे, और 296 क्या है समझ लीजिए, इट्स योर 20 डे एंड 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और यहीं पे आपका लास्ट पुट राइटर बैठा है। सो नो शॉर्टिंग थॉट्स टिल वी वॉलेट सेकंड बेस।
बाय एंड डिप्स की अप्रोच रहेगी बेस 1 के ऊपर, बट फॉरेक्स को देखते रहिएगा। और दूसरी चीज ये है कि इस बेस के ऊपर कंसिडरेशन की काफी जरूरत है। अगर वो बाय ट्रेड आपके फेवर में हो तो प्लीज 575 605 की ट्रेजेक्टरी में निकलने की कोशिश जरूर करें। 605 इससे बेस्ट मैं आज के लिए फॉर द टाइमिंग नहीं देखता हूं निफ्टी पर। निफ्टी बैंक आशीष, कल एक सब्सटेंशियल गैप अप के बाद 40,500 और 41,700 ये 1200 पॉइंट के दायरे में याद रखिएगा। बहुत बड़े कॉल राइटर्स हैं, बहुत वाइल्ड कैंडल्स हैं लास्ट सितंबर की भी, तो ये एक ट्रबल जोन तो है। कल 40,500 पे, 40,800 पे, 40,900 पे, 41,000 पे, ये देखिए ये जो ब्लू कैंडल्स हैं किस तरीके से कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। कल हमने इंटरडे में 39,000 और 40,000 ब्रीच किया, लेकिन रीगेन कर गए। वहां अभी भी काफी पुट्स खड़ी हैं जो वो ऑरेंज कैंडल है। बट निफ्टी बैंक में बेस 1 40,040 एंड 39,910 ये क्रिटिकल लेवल है, लेकिन मेरे को नहीं मालूम कि ये ओपनिंग ट्रेजेक्टरी कहां ले जाएगी हमको। तो सो मैं मेंशन यहां पे बेस 2 भी कर रहा हूं, क्योंकि चांसेस है कि निफ्टी बैंक अपना बेस 2 भी टेस्ट करे। बट नो शॉर्टिंग थॉट्स, स्टिल बी वॉलेट बेस 2 एंड 39500। 39500 क्या है? इसी जोन को बाइसेक्ट करने के बाद आपने ये करीब 1000 पॉइंट का स्विंग देखा था, तो उसके नहीं टूटने तक शॉर्टिंग थॉट्स नहीं है। अगेन बेस 1 बेस 2 को मॉनिटर करिए। यहां कुछ ड्यूरिंग द डे टाइम स्पेंड करेंगे तो एक लॉन्ग ट्रेड लेंगे। और याद रखिएगा उस लॉन्ग ट्रेड को एग्जिट करने की ट्रेजेक्टरी क्या होगी? एग्जिट करने की ट्रेजेक्टरी वही होगी जहां पे सबसे बड़ा कॉलाइटर बैठा हुआ है। इट्स 40,477 एंड 610 ये क्लस्टर। आशीष, ये है आज की बढ़िया सी स्ट्रेटजी। तो मामला थोड़ा फीका आज के कारोबारी सत्र के लिए नजर आ रहा है। एफआईआई का डेटा इंडिकेट कर रहा है एक रेंज बाउंड शायद बाजार हो। अप्रोच क्या होगा? 421 371 तक के कोई भी डिप्स आए कंसोलिडेशन के बाद तो वो खरीदारी करने के मौके होंगे। कोई शॉर्टिंग थॉट्स जब तक वो बेस 2 मेरे ख्याल से 17,300 टू बी प्रिसाइज और 296 के लेवल्स हैं, जब तक वो बेस 2 वायलेट नहीं हो रहा तब तक शॉर्टिंग के थॉट्स नहीं। गिरावट में खरीदारी करने का शायद बाजार हो, मौके दे आपको जब ठंडा पड़े तो। खैर ठंडे पड़ने के इंडिकेशंस तो आ ही रहे हैं। 125 अंकों के दबाव के साथ इस समय एसजीएक्स निफ्टी कामकाज कर रहा है। लेकिन नीरज जी, स्टॉक्स कौन से रडार पे? इंडसइंड कैसा रहा? इंडसइंड नतीजा बहुत अच्छा था, उम्मीद से बेहतर था और 10 क्वार्टर में सबसे बढ़िया इनकी जो है इंटरेस्ट इनकम निकल के आई है। तो 17.5% की ग्रोथ के साथ इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम है जो कि 4,300 करोड़ के आसपास आई है। प्रॉफिट में भी 55-56% की ग्रोथ है जो हमारे अनुमान से बेटर है, 1786 करोड़ निकल के आया। एनआईएम 4.24%, 4.21 के सामने, ये भी 9 क्वार्टर के हाइस पे है। और इस क्वार्टर में मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बैंक के एनआईएम्स मतलब ग्लोबली भी अगर आप देखें तो उस बेंचमार्क से बहुत ऊपर चल रहे हैं। तो हालांकि कितना सस्टेन करेंगे ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन 4.25% के, तो आप ये कह सकते हैं कि इंडसइंड ने बहुत अच्छे नंबर पेश किए हैं यहाँ पे। एनपीएस भी 2.35 से गिर के 2.11% क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो गए। तो नेट आप कह सकते हैं कि नंबर काफ़ी बेहतर हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के नंबर भी आप देखेंगे तो इन लाइन कह सकते हैं या स्लाइटली बेटर है। प्रॉफिट के फ्रंट में 23% की ग्रोथ है, ब्याज से आय भी इनकी 43% बढ़ी है और इनका भी निम इम्प्रूव हुआ है, 6 से बढ़ के 6.2% पे आ गया और एनपीएस भी थोड़े थोड़े कम कर लिए इन्होंने। लेकिन हैवेल्स के नंबर काफ़ी कमज़ोर हैं। मार्जिन जो है ये बड़ा ख़राब है, 13.8 से घट के 7.79% पे आ गया है, जो हमारा अनुमान था कि एटलीस्ट 11% के आसपास आना चाहिए, उससे बहुत नीचे आया है। पॉली कैप के बाद तो और धक्का लग गया। एग्जैक्टली, तो बहुत ही खराब है। एबिटा लेवल पे 35-36%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी गिर गया है, प्रॉफिट गिर गया 38%, तो मतलब नंबर नेट बहुत ही ख़राब है हैवेल्स के। नवीन फ्लोरिन में अगर आप देखेंगे तो वीक नंबर इनके भी हैं, क्योंकि इनका भी मार्जिन जो है थोड़ा सा कमज़ोर यहाँ पे आया है। एबिटा लेवल पे बहुत मामूली से 7% शायद, तो हमारा जो एक्सपेक्टेशंस थे उससे कम है। एब्सोल्यूट टर्म में ठीक है, लेकिन एक्सपेक्टेशन से कम है। तो मार्केट देखना इसको कैसे लाइक या डिसलाइक करता है। मेट्रो ब्रांड्स के नतीजे क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो कमज़ोर हैं। YOY देखेंगे लो बेस पे तो आपको अच्छे दिखेंगे, लेकिन अगर आप दर तिमाही देखिए, चूँकि स्टॉक ने वैसे ही परफॉर्म किया है। रेवेन्यू में 6% की गिरावट है, एबिटा में 19% की गिरावट है और मुनाफे में 26% की गिरावट है क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर। तो ये कह सकते हैं आपके नतीजे ठंडे या कमज़ोर हैं इसके। परसिस्टेंट सिस्टम के नंबर तो आप बताइए, मुझे तो इनलाइन से दिख रहे हैं।
मैं बताऊं तो आप फिर उसको एनालाइज करिए। इन्होंने प्रॉफिट में 4% की ग्रोथ दिखाई है और हमारे एक्सपेक्टेशन से बेटर है, 220 करोड़। रेवेन्यू इनकी 9% है जो कि हमारे एक्सपेक्टेशन से बेटर है, 2048 करोड़। डॉलर रेवेन्यू इनका 5.8% बढ़ के आया है, ये भी हमारे एक्सपेक्टेशन से बेटर है। और मार्जिन 14.5% है, हमारे अनुमान से बेटर है। सब अच्छा है तो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं यार, अरे बीच में ये इसलिए क्योंकि आईटी में ना आप लोग पता नहीं कहाँ से वो एट्रिशन निकाल लाएंगे और फिर एट्रिशन पे तो फोकस ही नहीं ना इस बार। गाइडेंस निकाल ना, लाएंगे, ना, क्या क्या निकाल लाते हैं। कमेंट्री इंपॉर्टेंट है भाई साहब। इस बार तो लेकिन खैर कोई कह ही नहीं रहा अब तक। ठीक ठाक लग रहे हैं क्या? हैं? नहीं, आईटी नंबर मुझे बहुत कम, ज़्यादा समझ में नहीं आते, क्यों? टू बी ऑनेस्ट। पता नहीं उनमें बहुत अलग अलग गाइडेंस के चक्कर में हो जाता है। आईटी के नंबर तो मुझे समझ में आते हैं, ये करते क्या मुझे ज्यादा समझ में नहीं आता। अपने को तो क्या क्या बात कर रहे हो? बंद कर दो और खोल दो। क्या करते हैं ये मेरे को समझ में आता है, नंबर समझ में नहीं आते। नहीं, क्या करते हैं समझ में आता है आजकल सब बढ़िया तरीके से। खैर तो ये आज के इम्पोर्टेंट। अच्छा, एक नंबर और है। हाँ हाँ, सागर सीमेंट, ये भी खराब है, बहुत ही खराब है, 1% मार्जिन है, 16%। इस बार कई सारे मिड कैप सीमेंट स्टॉक्स के नंबर गड़बड़ा गए एकदम से। ऑपरेटिंग नंबर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका गिर गया एकदम, 5 करोड़ आया, 60 करोड़ से गिरे। देखिए इसमें एक तो प्राइस हाइक नहीं ले पाए और रादर गिरे थे, बहुत बुरी तरीके से सीमेंट के प्राइस गिरे थे और डिमांड पिकअप नहीं हुई है। तो ये पीरियड भी तो मानसून वाला होगा, हालांकि साउथ की कंपनी पर हाँ एस्टिमेट से खराब ही ना आंकड़े, इसमें तो कोई शक ही नहीं। खैर चलिए क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के उस पर आज का इवेंट्स कैलेंडर लेकर आऊंगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज का इवेंट्स कैलेंडर, वीकली एक्सपायरी, दूसरा रिजल्ट्स हेवी डे, 5 निफ्टी की कंपनीज हैं, एशियन पेंट्स, एक्सिस, बजाज फाइनेंस, आईटीसी, टाटा कंज्यूमर, 10 इसके अलावा वायदा बाजार की और कंपनीज के नंबर्स। अब 10 के नाम तो नहीं पढ़ पाऊंगा, वो सारे रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे और फिर उसके बाद कैश वाले जोड़ दीजिए। इस तरह से रिजल्ट्स हेवी डे। ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज जो आईपीओ आया था, ठंडा रिस्पांस मिला था और आज दिन भी थोड़ा गड़बड़ाता हुआ। देखते हैं कैसी होती है इसकी आज ट्रैक्सन की लिस्टिंग। 2 टाइम्स ही सब्सक्राइब हुआ था ये आईपीओ और पूरी तरह से ओएफएस था, 309 करोड़ रुपए का। पीटीसी इंडस्ट्रीज की बोर्ड मीट, प्रेफरेंशियल शेयर्स या वारंट्स जारी करने का मन। सुजलॉन एनर्जी के राइट्स इशुएंस का आज आखिरी दिन, वो राइट्स इशू आज क्लोज होने जा रहा है। आनंद राठी वेल्थ में 5 रुपए का इंटरिम डिविडेंड, एंजल 1 में 9 रुपए के इंटरिम डिविडेंड का एडजस्टमेंट आज होगा। यूएस में 2 इंपॉर्टेंट नंबर्स आने हैं, जॉबलेस क्लेम्स और दूसरा, क्योंकि रियल एस्टेट बहुत क्लोजली वॉच आउट होता है, एग्जिस्टिंग होम सेल्स के आंकड़े। फेड के कई सारे गवर्नर्स की स्पीचेस लाइंड अप है, कोई गवर्नर लीजा कोक, तो कोई गवर्नर जेफरसन, कोई गवर्नर मिचेल ब्रोमैन, सबकी स्पीचेस आज शाम को लाइंड अप। यूएस में आज फिर रिजल्ट्स हेवी डे, फिलिप मॉरिस, एटीएनटी, ब्लैकस्टोन जैसी कंपनीज के नंबर्स वहां पे आएंगे। देख ही रहे हैं टेस्ला के खराब नंबर्स पे कैसे नैस्डैक इस समय आफ्टर आवर्स में रिएक्ट कर रहा है। पीएम मोदी का गुजरात दौरे का डे 2 है आज, तो वो स्केड्यूल जो है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। डिफेंस एक्सपो में आज इन्वेस्ट फॉर डिफेंस नाम का एक डिफेंस मिनिस्ट्री ने पहली बार कहा जाता है इस तरह का मार्की इवेंट लॉन्च किया है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब इनॉग्रेट करेंगे। बेसिकली भारत के डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करने के लिए आज का वो इवेंट है, जिसमें भारतीय और फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग। पुणे में आज वो डेवलपिंग कंट्रीज वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स का नेटवर्क, उनकी 23rd एजीएम है। मनसुख मांडविया साहब इनॉग्रेट करेंगे और फ्यूचर पाथ क्या होगा, हमारी तैयारी क्या है इस तरह के पैंडेमिक रिस्पांस के लिए, उस पर फोकस। और जाते जाते सबके लिए इंपॉर्टेंट है इस समय आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड वालों के लिए। तो अगर आप अपने रेंट पे करते थे ना क्रेडिट कार्ड से, तो आज से 1% की फीस इन्होंने शुरू कर दिया है। आई एम श्योर सबके सब कर देंगे। रेंट पेमेंट पे, सिर्फ रेंट पे। ऐसा क्यों? ये इंटरेस्टिंग है। अब कई सारी वेबसाइट्स आ गई हैं आजकल जो आपके प्रॉपर्टी वॉपर्टी सब कुछ मैनेज करती हैं। आप उसमें उसके थ्रू चैनलाइज कर देते हो वीक मंथली शेड्यूल रेंट का। उसमें से सिर्फ एक ही मैंने पढ़ा है जो एग्रीमेंट मांगती है आपसे कि ओनर के साथ जो एग्रीमेंट है वो चुपका हुआ, उसके बाद रेंट। बाकी सब में आप बस, मैं आपका नाम डाल दूं, आप मेरे ओनर,
और हर महीने आपको 40,000 रुपये 50,000 रुपये का ट्रांजैक्शन, आप मेरे ओनर ना हो, मैंने फ्री में पैसा उठा लिया और ये पैसा घुमा दिया सिस्टम में, समझा आप? तो ये ओरिजिनल एक तो होम ओनर्स नहीं थे, आप इसमें कहा जा रहा था कई सारे लोग अपने फैमिली मेंबर्स को क्रेडिट पे पैसा उठाया, जीरो कॉस्ट पे घुमा दिया, वो 30 दिन 40 दिन का पीरियड घूम के पैसा वापस आ गया, ये करा जाता था। क्रेडिट कार्ड की जो मूल भावना वो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है ना। हाँ नहीं, तो होम रेंट में क्या होता था, आप ऐसे शेड्यूलिंग कर देते थे और आप फ्री क्रेडिट लाइन उठा लेते थे और ये पैसा चैनलाइज करते थे, धंधे में इस्तेमाल होने लगा था लोगों का पैसा। तो सिर्फ रेंट वाले जो एग्रीमेंट्स के लिए, रेंटल हाउस एग्रीमेंट्स के लिए आप जो पैसा करते थे उस पर अब 1% चार्ज है, और इसने करा है तो आई एम श्योर बाकी सारे क्रेडिट कार्ड्स में ये होना। लेकिन मेरा इसमें मूल सवाल वही कि आपने डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के लिए क्रेडिट कार्ड भी दे रखा, मैं उस पैसे का क्या इस्तेमाल करता हूँ, उस हिसाब से क्या लेना देना? हर महीने अगर मान लीजिए मैं रेंट नहीं पे करता हूँ, लेकिन हर महीने में 50,000 रुपये आपसे क्रेडिट लेता हूँ सेम डेट पे, तब क्या करेंगे आप? होता है ऐसा कि होम लोन लिया तो होम लोन पे ही इस्तेमाल होना है, लेकिन क्रेडिट कार्ड की जो पैसे हैं वो तो हमारी डिस्क्रिप्शन पे ना, मैं कहाँ खर्च कर रहा हूँ। हाँ, तो नहीं, मैं कर दिया तो देना ही पड़ेगा। इसमें अब से 1% फी अट्रैक्ट होगी, ये ध्यान रखिएगा आप सारे के सारे इशू। तो अब वो खैर उनका आर्ग्यूमेंट भी सही था जब मैं पूरा डिटेल में पढ़ रहा था कि कैसे इस प्लेटफॉर्म के में इसमें कन्वीनियंस फीस भी नहीं लेते थे ये लोग। कन्वीनियंस फी, अरे बहुत ब्रेक डायरेक्टर साहब बोले जा रही हैं राहिबा, इस पे आगे बातचीत करूंगा। जो प्लेटफॉर्म्स थे जिनके थ्रू आप रोड करते थे रेंटल एग्रीमेंट, वो कन्वीनियंस फी चार्ज करते थे, उनका पैसा घूमता था, कोई और कमाता था, और लोग अपने घर वालों को मंथली जो पेमेंट्स होते थे डोल आउट करते थे। खैर ये ऐसा उनका क्लेम था। ब्रेक ले लेता हूं जाते जाते। दिखाइए SGX निफ्टी, प्रेशर थोड़ा सा बढ़ ही रहा है, 360 के आसपास खुलने के इंडिकेशन SGX की तरफ से आ रहे हैं। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे और समय रहा तो इस ICICI के मुद्दे पर भी बातचीत करेंगे, और लेकिन सीधा सौदा की शुरुआत करनी है। नमस्कार।